आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। क्लास नंबर 8 है आपकी, यानी कि भारत का भूगोल की क्लास नंबर 8 आज हम लोग अध्ययन करेंगे और जिसका टॉपिक होगा, जिसका शीर्षक होगा भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तथा उनके नाम। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे, मगर इसके साथ सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अलग पढ़ने वाले हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स एवं उनके नाम तथा यह कोई जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर किस देश के साथ उसकी सीमा बनाता है और अपने भारत के किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं, हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप अपने टॉपिक पर देख रहे हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स तथा उनके नाम, इस पर आज हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास पर चलते हैं बिल्कुल बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये कर्क रेखा है, जैसे कि अपनी पिछली क्लास में आप लोग 7 नंबर की क्लास में देख चुके हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, या ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो अपने भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और वो 2 बराबर भाग हैं कौन? उत्तर के भारत को उत्तर भारत कहा जाता है, दक्षिण के भारत को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ये जाननी है कि कर्क रेखा के नीचे का जो भारत है वो जलीय भारत है, यानी कि इसकी सीमा जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करती है। परंतु अगर हम कर्क रेखा के उत्तर की बात करते हैं तो ये जो सीमा रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं को निर्धारित करती है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तथा उनके नाम भी पढ़ेंगे, तथा हम अलग से आपको बता देते हैं हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलते हैं, हम लोग इसको जरा सा हटा लेते हैं क्योंकि टॉपिक का काम अब हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं। अब सबसे पहले अगर इसमें हम शुरुआत करते हैं तो आपको हम लेके चलते हैं आपका सबसे पहला देश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो एक देश आपका बनता है जिसे क्या कहते हैं, ये नेपाल है। सभी बच्चे याद रखेंगे ये कौन सा देश है, नेपाल देश है, ठीक है। और ये जो आपका एक दूसरा देश आता है ये कौन सा है, याद रखेंगे सभी बच्चे, इसे हम भूटान कहते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा हिस्सा है, जैसा कि अभी देख रहे हैं, ये चीन आपका आता है। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपका एक देश आता है पाकिस्तान, जिसकी सीमाएं अगर देखें तो इस तरीके से स्पर्श होती हैं, जो कि लद्दाख राज्य यानी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख राज्य से स्पर्श होती हैं। और ये एक देश है जिसे हम क्या कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं। जैसा कि अभी आप लोग जो है भारत का भूगोल की समस्त क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासों का अध्ययन नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल पर जाकर के पीछे की सभी क्लासों का अध्ययन करें। आप 100% सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे किसी भी प्रकार की परीक्षा में। यदि हम बात करें यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं, आरओ की बात करें, या फिर हम अपनी परीक्षा जिसे हम लोग कहते हैं टेट, सी टेट एवं सुपर टेट परीक्षा की बात करें, तो हर परीक्षा में आपको संपूर्ण सिलेबस का कोर्स भारत का भूगोल सिलेबस जो कराया जा रहा है, आप इसकी सभी क्लासों को देख लीजिए बैकग्राउंड में जाकर के। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा भी हम लोगों ने देश देखा, ये है अफगानिस्तान। चलें हम लोग आगे भी देख लेते हैं। इसके आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर एक देश आता है, ये एक देश है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार इसे कहते हैं, ध्यान रखें, यानी बर्मा, म्यांमार यानी बर्मा कहते हैं। यदि अगर हम बात करें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित जो देश आते हैं वो कितने आते हैं, 7 देश स्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 1 नंबर का देश है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा हो गया, और ये 5 नंबर, और आपका ये 6 नंबर। परंतु यहाँ पर एक देश आता है जिसे बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार जान लीजिएगा, इसे कहते हैं बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, भारत के मध्यवर्ती यानी गोदी में स्थित देश कहा जाता है।
अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने बॉर्डर्स के बारे में शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्न जो कि नेपाल है। तो सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि भारत और नेपाल के बीच में ये जो एक सीमा बनती है जिसे हम लोग भारत और नेपाल के बीच की सीमा कहते हैं, वैसे तो भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपका जो प्रारंभ हो गया था 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह 1916 तक चला था। ध्यान रखेंगे हमने क्या बताया, ये 1914 ईस्वी को चला था और 16 में समाप्त हुआ था। तो ये जो भारत और नेपाल के बीच तत्कालिक सीमा रेखा आप देख पा रहे हैं, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण 1916 ईस्वी में युद्ध समाप्ति के बाद हो गया था। बिल्कुल नोट्स अपने कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम किसी भी प्रश्न पर जो है चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग अपने फिगर पर चर्चा करते हैं, चित्र पर चर्चा करते हैं और सभी प्रश्नों को हमारी गुजारिश बस अपने छात्रों से यही है कि नोट्स जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि सुनी गई और देखी गई बातें दिमाग से उतर जाती हैं तो आप बार बार चैनल पर वीडियो नहीं सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप बार बार अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल गुजारिश यही है कि नोट्स जरूर कंप्लीट करें, जिसके बाद आप, मैं गारंटी लेता हूं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि भारत का भूगोल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट में चलेंगे। हिस्ट्री है, अब संविधान है, इकोनॉमी है, सामान्य विज्ञान है, इन सभी हम पहले ही आपको बता दें, अपने सभी बच्चों को एक एक संपूर्ण कोर्स में आपको पूरा कराऊंगा। बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल वादा है, बिल्कुल पूरा कराऊंगा। केवल आप लोग चैनल पर बने रहें और लगातार मेहनत करते रहें। तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि भारत और नेपाल के बीच सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं, ये विभाजन की बात यहाँ पर 1916 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था और इस सीमा रेखा का नाम क्या है, जो कि यूपी के साथ बनती है। यानी कि इसकी सीमा रेखा किस राज्य के साथ बनती है? यूपी के साथ बनती है और इस बॉर्डर का नाम है सोनौली बॉर्डर। एक बार ध्यान रखेंगे, सोनौली बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। सोनौली बॉर्डर किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है, परंतु किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य आपका आता है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बॉर्डर को, यूपी के इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? सोनौली बॉर्डर कहते हैं। बिल्कुल। और भारत और नेपाल की सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो याद कर लें, 1916 में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले 1914 का जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता जिसे कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 1914 का जो शिमला समझौता हुआ था, इसी समझौते के अंतर्गत भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण कर लिया गया था। क्या कहते हैं? सब बच्चे याद रखेंगे, इसे मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम ऊपर लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं? मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, सीमा ये किसके किसके बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में बनती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कब खींची गई थी? 1914 में शिमला समझौते के साथ ही इसका निर्धारण हो गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के बॉर्डर पर चलते हैं, सीमा रेखा पर चलते हैं। अब यहाँ पर यदि बात की जाएगी तो सबसे पहले जो बॉर्डर आप देखेंगे यहाँ पर बनता है, जैसे कि ये तत्काल में आप बॉर्डर देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर, इसे हम क्या कहते हैं? अगर भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर हम बात करेंगे तो ये जो सीमा रेखा जो अभी आपने यहाँ पर ये देखी, इसका निर्धारण आज नहीं हुआ था। इसका निर्धारण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1893 में भारत और किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में एक रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड अंतरराष्ट्रीय रेखा कहा जाता है, जो भारत और किसके बीच निर्धारित की गई थी?
ये भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। यहाँ पर यदि बात करते हैं तो हेनरी डूरंड इनका नाम था, इन्हीं के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये रेखा सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। परंतु यदि हम वर्तमान की बात करें तो अब हम लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो पाकिस्तान की सीमा रेखा लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, लाल रंग से जो आप इस रेखा को देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, रेड क्लिफ रेखा। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग रेड क्लिफ, ध्यान रखना, रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। ये किसके किसके बीच में है, तो ध्यान रखना ये भारत और पाक के बीचों बीच में है। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो उसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग, जिसे हम लोग कहते हैं 17 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्धारण किया गया था। और डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, ध्यान रखेंगे ये जो डूरंड रेखा है भारत और किसके बीच निर्धारित की गई थी, वो भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा जो निर्धारित की गई थी 17 अगस्त के दिन इसे मान्यता दी गई थी, जिसे सर रेड क्लिफ द्वारा ही खींचा गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले देश की ओर। यदि हम बात करें भारत और भूटान के बीच की बात करते हैं, तो एक प्रश्न हमारे सभी बच्चे बिल्कुल जान लें कि भारत और भूटान के बीच कभी भी कोई अलगाव हुआ ही नहीं है। भूटान एक संरक्षित देश है, वह कभी परतंत्र हुआ ही नहीं है। तो भारत और भूटान में यदि हम लोग समझेंगे भी तो क्या कहेंगे, यहां पर कोई सीमा रेखा हमारी अंतरराष्ट्रीय नहीं बनती है, केवल सामान्य है, कोई विभाजन नहीं हुआ है। वो अगर बात करें तो भूटान कभी तिब्बत का हिस्सा था, ठीक है, याद रखेंगे तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। यह कभी किसी का जो है गुलाम नहीं बना है, ध्यान रखेंगे। और नेपाल की भी बात करें तो ये गुलाम नहीं रहा है, एक भूखंड के रूप में पृथक हो गया था। केवल सीमा रेखा ही निर्धारित की गई है, आजाद नहीं माना जाता है। केवल हमारी और नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ था 1916 में, परंतु यहाँ पर जो है भूटान की यदि बात की जाए तो जो पुरानी सीमा थी वही हमारी वर्तमान की सीमा बनती है। अब हम लोग चलते हैं अपने म्यांमार की ओर चलते हैं। म्यांमार और अपने भारत को हम लोग देखते हैं। तो म्यांमार में यहाँ पर मणिपुर आता है, यहाँ मणिपुर आता है और मणिपुर में एक अंतरराष्ट्रीय आपका बॉर्डर बनता है। इस सीमा रेखा को हम लोग यहाँ पर मणिपुर में, राज्य कौन सा याद रखेंगे, बिल्कुल मणिपुर, इसे कहा जाता है मोरेह बॉर्डर्स। क्या कहते हैं, एक बार याद जरूर कर लें, मोरेह, यहाँ हम लिख देते हैं मोरेह बॉर्डर, ध्यान रखना, मोरेह बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। मोरेह बॉर्डर कहाँ पर है, मणिपुर में है, इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। राज्य का नाम मणिपुर है और ये किसके किसके बीच है, भारत और, जहाँ पर यदि आप देखें तो आप इसे थोड़ा सा और ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि छोटा चित्र में दिखाई देने में दिक्कत होती है। अब आपको साफ दिखा होगा। अब आपने देखा कि भारत और म्यांमार के बीच एक बॉर्डर्स बनता है, फिर से सुनेंगे, मोरेह बॉर्डर। मोरेह बॉर्डर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो मणिपुर राज्य में स्थित है, जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाता है। परंतु हम आपको बता दें, यदि पूरे म्यांमार की यहाँ तक की बात करें तो हमारी और म्यांमार की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली एक परावत की श्रृंखला आती है या पहाड़ी श्रृंखला आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अराकायानोमा कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, अराकायानोमा। ये शब्द बड़ा बिल्कुल लंबा है, ध्यान रखेंगे। पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, जो भारत और बर्मा के बीच बिल्कुल सीधी खड़ी है, यहां से यहां तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकायानोमा। मगर यहां पर जो बॉर्डर्स बनता है वो मणिपुर में बनता है, मोरेह बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं।
जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं। मगर यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा का अगर निर्धारण की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो भारत और जो म्यांमार है जिसे बर्मा कहते हैं, इसकी बीच की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था 1937 में। यानी 1937 में भारत और बर्मा पृथक पृथक हो गए थे। यानी बर्मा जो है वो किसका हिस्सा है, म्यांमार किसका हिस्सा है, म्यांमार भारत का हिस्सा था। ये भारत का हिस्सा था जिसे ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अधिनियम 35 के द्वारा, समझेंगे प्रश्न को, 1937 में अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में भारत से पृथक कर दिया गया। जब पृथक हो गया तो हमारी और जो है म्यांमार की सीमा रेखा अलग अलग हो गई और जो मेन बॉर्डर्स बना वहां पर मोरेह बॉर्डर कहा जाता है और दोनों के बीच में फैली हुई जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है पर्वत श्रृंखला, वो कौन सी है, अराकायानुमा पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपने भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इसके बीच में कौन सा यहाँ पर देश है, तो ये बीच में स्थित देश जो है वो है बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो राज्य अपना आता है ये कौन सा है, त्रिपुरा राज्य है। ध्यान रखेंगे त्रिपुरा और इधर है बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक बॉर्डर बनता है जिसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना सभी बच्चे, जीरो लाइन बॉर्डर कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जीरो लाइन बॉर्डर ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, जीरो लाइन बॉर्डर के नाम से इसे जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आ जाते हैं मेघालय में। इस जगह पर कौन सा है, ध्यान रखना, मेघालय राज्य आता है। जहाँ पर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर मेघालय राज्य स्थित है। और मेघालय और बांग्लादेश के यदि हम बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बॉर्डर आता है जिसे दावकी तांबिल बॉर्डर कहा जाता है। यानी कि इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, इस बॉर्डर को कहते हैं दावकी। एक बार फिर से देख लेना सभी बच्चे, बिल्कुल गौर कर लें, ये तो जीरो लाइन हो गया, इसे बोलते हैं दावकी तांबिल। ठीक है, तांबिल, गलती बिल्कुल ना होने पाए। ठीक है, दावकी तांबिल बॉर्डर किसके किसके बीच में है, दावकी तांबिल बॉर्डर भारत और जो है बांग्लादेश के बीच में है। मगर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। जीरो लाइन बॉर्डर कहां पर स्थित है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, जो त्रिपुरा की सीमा बनाता है। और इसके बाद हम लोग अभी इसका अध्ययन हाल ही में करे थे कि भारत और पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में जो पश्चिम बंगाल राज्य आता है, यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य है। तो ये जो एक बॉर्डर कभी हुआ करता था, इसे हम क्या कहते थे, इसे हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते थे। ध्यान रखना है, 3 बीघा कॉरिडोर, ध्यान रखना सभी लोग, 3 बीघा कॉरिडोर। ये किसके किसके बीच में था, इसका विवाद 100वां संविधान संशोधन जो है 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया है। हमारी और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा थी बिल्कुल अब फिक्स हो चुकी है, किसी भी प्रकार से अब विवादित यहाँ पर नहीं है। इसे कौन सा संविधान संशोधन कहते हैं, 100वां संविधान 100 जो आपका संशोधन नंबर है वो 3 बीघा कॉरिडोर को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो ये बॉर्डर कहाँ पर पड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जो बॉर्डर कहा जाता है, ये बॉर्डर लाइन आपकी रही कहाँ पर, ये रही है पश्चिम बंगाल राज्य में और बांग्लादेश के बीच में। दावकी तांबिल नामक बॉर्डर जो कहाँ पर है, वो मेघालय राज्य और बांग्लादेश के बीच में है। जीरो लाइन बॉर्डर किसके किसके बीच में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। और मोरेह बॉर्डर किसके किसके बीच में आता है, म्यांमार और भारत के बीच में आता है। अब हम लोग देखेंगे भारत और भूटान के बीच की एक सीमा रेखा बनती है जहां से हमारी बॉर्डर लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, भारत और भूटान जयगांव, इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना सभी लोग, जयगांव सीमा रेखा। ये जयगांव जो सीमा रेखा है या जयगांव बॉर्डर भी कहा जाता है,
ये जयगांव बॉर्डर कहाँ स्थित है? ये भूटान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है, भारत और पश्चिम बंगाल इसे बोलेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब ये कहाँ पर आता है तो जान लेना, ये हमारे इस जगह पर राज्य कौन है? यहाँ पर है पश्चिम बंगाल राज्य है, जो यहाँ से शुरू होकर के पूर्वोत्तर तक जाता है। ध्यान रखेंगे, कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होकर के सीधे यहाँ तक जाता है, यानी पूर्वोत्तर तक जाता है, जयगांव तक जाता है, जिसकी सीमा किसके साथ बनती है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, जयगांव बॉर्डर सीमा रेखा कहाँ पर है? वो भारत और भूटान के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और अभी सोनौली बॉर्डर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है वो भारत और नेपाल के बीच निर्धारित है, जो कि कौन से राज्य में है? यूपी राज्य में है। और उसके बाद भारत और चीन के बीच में जो अभी सीमा रेखा आपने पढ़ी है, इसका निर्धारण 1914 के शिमला समझौता के अंतर्गत हुआ था, जो कि किसके किसके बीच है? भारत के कितने राज्य आते हैं? तो ध्यान रखना, इनमें तो एक एक राज्य आता है, मगर इसमें यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश एक नंबर राज्य हो गया। ये हो गया आपका कौन सा? सिक्किम हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, सिक्किम बॉर्डर हो गया। और ये कौन सा हो गया? ये यूके हो गया और ये हिमाचल हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो 1, 2, 3 और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। जो अभी तक हम लोग ये छोटे छोटे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पढ़ रहे थे, ये केवल एक राज्य में थोड़ी सी सीमा बनाते हैं, मगर ये अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा बनाता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ये जो सिक्किम देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिक्किम के पास एक बॉर्डर है जिसे नाथुला गैप बॉर्डर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? नाथुला गैप बॉर्डर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, नाथुला। नाथुला यहाँ दर्रा भी है, वही उसी की बात यहाँ की जा रही, नाथुला गैप बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत के चीन के साथ सीमा साझा करती है। इसे भारत का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कहा जाता है, नाथुला गैप बॉर्डर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने पीछे की ओर, चलते हैं। यहाँ पर पंजाब आता है। ये कौन सा राज्य है? ये आपका पंजाब राज्य है। पंजाब में एक बॉर्डर का नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर कहते हैं। और दूसरे यहाँ पर उसी के पास में जो स्थित बॉर्डर है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि बाघा बॉर्डर के साथ अटारी बॉर्डर कहते हैं। ध्यान रखना है, ये अटारी बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा बॉर्डर है बाघा बॉर्डर। ये दोनों बॉर्डर की अंतरराष्ट्रीय लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मगर कौन से राज्य में आती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लोंगे वाला बॉर्डर से। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो बॉर्डर बनता है इसे कहते हैं लोंगे वाला बॉर्डर कहा जाता है। ठीक है, लोंगे वाला बॉर्डर जो ये बनता है, ये आरजे और जो है पाकिस्तान के बीच में है। यानी भारत का राज्य कौन सा आता है? राजस्थान और पाकिस्तान। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, बॉर्डर फिल्म जो देखी है वो इसी लोंगे वाला युद्ध पर आधारित फिल्म बनाई गई है। ध्यान रखेंगे, लोंगे वाला बॉर्डर के आधार पर ही जो बॉर्डर फिल्म बनाई गई है वो इसी आधार पर बनाई गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने दक्षिण के, बिल्कुल बहुत अतिशीघ्र दक्षिण की कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में ये बर्मा का एक द्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं? ये द्वीप है जिसे कोको कहते हैं। ठीक है, कोको द्वीप कहते हैं। और एक अपना भारत का द्वीप है जिसे क्या कहते हैं? लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है, तो भारत का कोको और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है, ये 14 डिग्री की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के बीच में है? ये बर्मा के बीच और भारत के अंडमान निकोबार के मध्य में स्थित है। इसे
बोलते हैं 14 डिग्री अंतरराष्ट्रीय चैनल है। ये अंतरराष्ट्रीय चैनल क्यों है? क्योंकि कोई भारत का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय चैनल है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत की जलीय सीमा जो बर्मा के साथ मिलती है कितने डिग्री चैनल के साथ बनाई जाती है? तो 14 डिग्री के साथ बनाई जाती है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक देश आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश यहां पर बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। और यहां पर हमारा अंडमान के बाद निकोबार आता है। ये हुआ अंडमान, ऊपर की तरफ अंडमान हो जाता है और नीचे निकोबार हो जाता है। तो निकोबार का कौन सा द्वीप, जिसे ध्यान रखेंगे, निकोबार का ग्रेट निकोबार, कौन सा द्वीप ध्यान रखेंगे? ये टापू है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार कहते हैं, ठीक है, ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुमात्रा। पहले तो बिल्कुल रट लीजिएगा, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा द्वीप, इसके बीच एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनता है इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रेट चैनल कहा जाता है। ध्यान रखना, ग्रेट चैनल कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है भारत और किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा किसके द्वारा तैयार की जाती है? ग्रेट चैनल द्वारा बनाई जाती है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर कौन सा देश स्थित है, तो जल्दी से देखेंगे। यहाँ एक हमारा देश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका कहा जाता है। अब श्रीलंका में यदि हम क्रमशः देखें तो दक्षिण में राज्य कौन सा है? यहाँ तमिलनाडु राज्य स्थित है। ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में किस तरीके से हम लोग समझेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर स्थित है कौन? पाक चैनल, पाक चैनल कहा जाता है या पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर यहाँ क्या स्थित है? ध्यान रखना है, पंबन, क्या कहते हैं? पंबन द्वीप कहते हैं इसे, या इसी का नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यानी पंबन द्वीप जो है वो रामेश्वरम का ही एक हिस्सा होता है, ध्यान रखना। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है कि यहीं पर आता है एक आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, और कहा जाता है ये आदम ब्रिज जहां से शुरू होता है यही भारत की अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनता है जो लंका और भारत के मध्य है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है धनुष कोंडी के नाम से जाना जाता है, धनुष कोंडी कहा जाता है। अब प्रश्न आपका ये उठा कि भारत और किसके बीच? भारत और लंका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनता है जिसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? धनुष कोंडी। धनुष कोंडी नामक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है जो कि लंका और भारत के मध्य स्थित है। आइए चलते हैं बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक देश आता है जिसे कहते हैं मालदीव कहते हैं, जिसकी राजधानी आपको बिल्कुल कंफर्म होगी माले। अब यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप, यहाँ पर एक आता लक्षद्वीप, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पर है? तो यहाँ देख पा रहे हैं अरब सागर की खाड़ी में स्थित है। तो मालदीव, और यहाँ पर लक्षद्वीप का एक द्वीप आता है जिसे क्या कहते हैं? मिनी काय, मिनी काय के नाम से जाना जाता है। तो इसके बीच एक अंतरराष्ट्रीय चैनल है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसे किस नाम से जानते हैं? ये जो सीमा रेखा बनती है 8 डिग्री चैनल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कही जाती है। 8 डिग्री अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किसके किसके बीच में है? किन दो देशों के बीच में है? तो ऊपर भारत और नीचे मालदीव, नीचे मालदीव, यानी दो देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण जलीय सीमा कर रही है उसे क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाती है भारत और मालदीव के बीच। और जैसे कि अभी जलीय सीमा बनाती है लंका और भारत के बीच धनुष कोंडी, मगर धनुष कोंडी कहाँ है? आदम ब्रिज के बिल्कुल प्रारंभ में ही शुरू होता है जो कि पंबन द्वीप रामेश्वरम में आता है। मगर इसके नीचे, इसके बाद एक खाड़ी आती है जिसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी। बिल्कुल यदि आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर नंबर 1 पर पाक चैनल, नंबर 2 पर आगे बढ़ोगे तो पंबन द्वीप, रामेश्वरम, आदम ब्रिज, धनुषकोंडी मिलता है, और सबसे आखिरी तीसरे नंबर पर मन्नार की खाड़ी मिलता है। क्योंकि पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप एक ही है, आदम
ब्रिज जो है एक ही है, उसी का हिस्सा है और इसी के बिल्कुल कोने पर प्रारंभ में धनुषकोडी भारत की अंतिम स्थलीय भूमि कही जाती है। इसके बाद अपने भारत की कोई अंतिम स्थलीय भूमि यहाँ नहीं है। ये जो नीचे लटका हुआ भाग आपका जमीन का दिखता है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हिस्से में बनता है धनुषकोडी। ध्यान रखना, ये हुआ आपकी अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा रेखाएं बॉर्डर्स एवं स्थलीय सीमा रेखाएं बॉर्डर्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।